नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक तरह से अच्छी बात है। आप नए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसके अनुसार आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कभी लक्ष्य हासिल हो जाता है, कभी नहीं होता है, लेकिन इस परिश्रम के दौर में ये आपको राजनीति, आपको जीवन और आपको समाज बहुत कुछ सिखाता भी है। लेकिन महत्वाकांक्षा अगर ज़मीन की सच्चाई से जुड़ी हुई ना हो, आपकी वास्तविक ताकत क्या है ये आपको अगर पता ना हो, वो पता हुए बिना आपकी महत्वाकांक्षा हो, तो हमेशा ये होगा कि आप ऊपर से गिरेंगे और आपको झटका बहुत तेज़ लगेगा। ऐसे नेताओं की राजनीति में कमी नहीं होती जो इस तरह की महत्वाकांक्षा रखते हैं, बिना किसी ताकत के, बिना किसी जनाधार के और बिना किसी संगठन की ताकत के, केवल अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर, इच्छा के बल पर आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ये सोचना जो है वो कभी कभी चमत्कार तो हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए जो है राजनीति में फिर भी इस तरह की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों की कमी नहीं होती। तो इस चुनाव में भी बहुत से लोग थे, लेकिन आज 4 नेताओं की बात करूंगा जो फर्श से अर्श पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरे अर्श से फिर फर्श पर, अपनी महत्वाकांक्षा के अर्श से फर्श पर गिरे। उनमें पहला नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने जब से पार्टी बनाई है, तब से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें सफलता मिली दिल्ली में सरकार बनी, 2 बार सरकार बन गई और बहुत बड़े बहुमत से बनी। उनकी तकलीफ़ ये है कि ये ऐसी सरकार है जो आधी अधूरी सरकार है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को प्राप्त नहीं है, तो बहुत सारे अधिकार सरकार के पास नहीं है। इसका रोना वो हमेशा रोते रहते हैं। 2017 का जब पंजाब विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उनके 1-2 नेताओं ने ये भी संकेत दिया कि अगर पंजाब में जीते तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल की बड़ी इच्छा थी कि कोई पूर्ण राज्य जो है उनके शासन में आ जाए, और इसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब में उसका उल्टा रिएक्शन हुआ। जो लग रहा था 2017 में कि शायद आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाए, वो खिसक गई नंबर 2 पर। तो इसलिए जो है उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया। फिर बीच में उन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, कोशिश की कि पार्टी का विस्तार किया जाए हरियाणा में, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता हुआ, कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दी। इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय राजनीति में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उस कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया जिसके खिलाफ लड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत की बनाई। तो कांग्रेस से समझौता करके उनको लगा था कि उनको बड़ी सफलता मिलेगी, हालांकि वो सिर्फ 22 लोकसभा सीटों पर समझौते के बावजूद चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली, जहां उनकी दूसरी बार बड़े बहुमत से सरकार आई है, 70 में से पिछली बार मतलब 2015 में उनकी पार्टी को सीटें मिली थी 67, यानी 67। केवल 3 सीटें जो है भाजपा को मिली थी। उसके बाद 2020 में उनकी पार्टी को 62 सीटें मिली, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट दिल्ली की नहीं मिली। चुनाव से पहले, चुनाव के समय बल्कि कहें, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मुझे चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, इससे मेरी पार्टी को नुकसान होगा। मोदी मुझसे डर गए हैं, याद रखिए उनके शब्द। उन्होंने कहा मोदी मुझसे डर गए हैं, उनको लगता है कि मैं कैंपेन करूंगा तो मोदी को हरा दूंगा। अब वो कहाँ का सपना, कहाँ का ये दावा। जो पार्टी लगभग 450 सीट लड़ रही है, जिसकी लोकसभा में उस समय सदस्य संख्या 303 थी, उसके सामने अरविंद केजरीवाल, जिनका एक भी लोकसभा सदस्य नहीं, एक पंजाब में बाई इलेक्शन जीता था, वो हार गया। एक जो है आम चुनाव में जीते थे भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री बनने के बाद बाई इलेक्शन हुआ, हार गए। उसके अलावा सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से समझौता करके, इस उम्मीद में कि उसका गुजरात में भी खाता खुल जाएगा, हरियाणा में भी खाता खुल जाएगा और दिल्ली में उसको जो है पहली बार सीट मिल जाएगी।
लेकिन उसको लग रहा था कि पंजाब में तो उसकी स्थिति ऐसी है कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे। दावा भी कर रहे थे कि 13 की 13 का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 13 में से 3 सीटें जीते। उनसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी जीती 7 सीटों पर। 2 सीटें जो इंडिपेंडेंट अलगाववादी थे, खालिस्तानी तत्वों से जुड़े हुए लोग थे, उनके खाते में गई। 1 सीट अकाली दल के खाते में गई। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा थी कि राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बढ़ाने की, वो वोटर्स से कह रहे थे कि मुझे और मेरी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ, हम संसद में जो है मोदी सरकार को घेरेंगे और आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो मोदी सरकार से मनवाने के लिए मोदी सरकार को मजबूर करेंगे। और नतीजा क्या हुआ ये आपके सामने है। तो अरविंद केजरीवाल का लगातार तीसरी बार दिल्ली में एक भी सीट हासिल न कर पाना और पंजाब में 90 से ज़्यादा सीटें, 117 में से 90 से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीतने के बावजूद नंबर 2 और बहुत पीछे वाली नंबर 2 की पार्टी बन जाना लोकसभा में, ये उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इस चुनाव के साथ ही, इसके नतीजे आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा जो है हमेशा के लिए दफन हो गई। अब भविष्य में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय राजनीति में कोई हस्तक्षेप होगा, उनकी कोई भूमिका होगी। और कांग्रेस भी, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मतलब ये नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल से कोई संबंध रखेगी। तो अरविंद केजरीवाल जो लग रहा था कि ये उभरते हुए सितारे हैं, ये भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय फलक पर जो है नए सितारे के रूप में उभरेंगे। और जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब से लग रहा था। याद कीजिए 2014 का चुनाव लोकसभा का, उस समय तो ऐसे भी लोग थे, मतलब इतना उनके प्रेम में पागल थे कि वो मान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनका मानना था गठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। उस चुनाव में, 2014 के चुनाव में 4 सीटें पंजाब से, सिर्फ पंजाब से अरविंद केजरीवाल को मिली और देश के किसी राज्य में कोई सीट नहीं मिली। लेकिन नैरेटिव बनाने में अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं। 0 को 100 दिखाने की कला जो है वो केवल अरविंद केजरीवाल के पास है, देश के और किसी राजनेता के पास नहीं। तो वो ये कला जो है, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक अपनी इस कला का प्रदर्शन करते रहते हैं कि बस हम तो आने ही वाले हैं और हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो इस तरह का माहौल बनाते रहते हैं, लेकिन जनता उनको बताती है कि आपकी असली हैसियत क्या है। मैं एक बात बार बार कहता रहा हूँ कि मतदाता, वो किसी भी राज्य का हो, चाहे दिल्ली और पंजाब का ही क्यों ना हो, वो अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका नहीं देखना चाहता, अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति के लायक नहीं मानता। प्रदेश में ज़रूर समर्थन देता है और ये मुफ्त बिजली पानी का जो उनका शगुफा था, या मतलब कहें फॉर्मूला था, उनको लग रहा था हर राज्य में जाएंगे और ये फॉर्मूला जो है सामने रखेंगे और वोट बरसने लगेंगे। तो दिल्ली पंजाब के बाहर वोट कहीं नहीं बरसा, मतलब ऐसा सूखा पड़ा वोट का कि उनको समझ में नहीं आया कि करें क्या। तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि गिरफ्तारी की बहुत बड़ी सहानुभूति मिलेगी और दिल्ली में उनकी लहर चल जाएगी, पंजाब में लहर चल जाएगी। और नारा दिया, अभियान चलाया, जेल का बदला वोट से। तो जेल का बदला वोट से तो नहीं मिला। दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई। हरियाणा और गुजरात में जो कांग्रेस से गठबंधन में चुनाव लड़े थे वहाँ भी नहीं जीत पाए। तो अरविंद केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षा के अर्श से कठोर फर्श पर गिरे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब इस चुनाव नतीजे के बाद राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में उनकी चर्चा होगी। हालांकि वो झूठ सच बोलकर खबर में बने रहना जानते हैं, लेकिन उनके लिए अब ये काम और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उनके लिए पहले तो सबसे बड़ी समस्या है जेल से बाहर निकलना, जो अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे राजनेता जिनकी बात करूंगा वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के चुनाव में, 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी नंबर 1 पार्टी हुई।
ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव उत्तर भारत की राजनीति का उभरता सितारा है। ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने कांग्रेस को इतनी सीटें न दी होती तो उनकी अपनी सरकार बन गई होती। इस लोकसभा चुनाव में कहा गया कि जो है वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व पर तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं। एक जो है इतने कम उम्र के लड़के ने जो है उनको हैसियत बता दी है। ये तमाम तरह की बातें की गई और इंडी गठबंधन की ओर से दावा किया गया कि वो 40 की 40 सीटें बिहार की लोकसभा की जीतने जा रहे हैं। नतीजा आया तो एनडीए को, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उसको 30 सीटें मिली। 1 सीट पप्पू यादव को मिली जो निर्दलीय हैं, और 9 सीटें जो है कांग्रेस आरजेडी सहित उनका जो गठबंधन था उसको मिली। तो तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय राजनीति में कद बहुत बड़ा होने वाला है और वो राष्ट्रीय राजनीति की हाई टेबल पर उनके लिए जगह रिजर्व हो गई है, ये जो मानकर चल रहे थे लोग, उनको बड़ी निराशा हुई होगी। खास तौर से लालू प्रसाद यादव को। उनकी जिस बेटी ने उनको किडनी दी थी, किडनी डोनेट की थी, वो भी चुनाव हार गई, रोहिणी आचार्य। और चुनाव हारने के बाद वो वापस सिंगापुर चली गई। हालांकि उनकी दूसरी बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती, इस बार चुनाव तीसरे अटेम्प्ट में जीतने में कामयाब रही। तो लालू परिवार के सामने अब राजनीतिक नहीं, कानूनी मुश्किलें आने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद ये परिवार जमानत और जो है अमानत के उसमें लगेगा, उसमें व्यस्त रहेगा, तो वो होने जा रहा है। रेलवे में ज़मीन के बदले नौकरी वाला जो मामला है, उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती और उनकी एक और बहन है। रेलवे अधिकारियों के अलावा ये लोग, उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें ये लोग आरोपी हैं और कभी भी इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है और इनकी गिरफ्तारी की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये निर्भर करता है कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने केस को कितनी तेज़ी से और कितनी चुस्ती से प्रस्तुत करता है कोर्ट के सामने। तो तेजस्वी यादव के लिए राष्ट्रीय राजनीति की बजाय कानूनी उलझनों से सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये सामने दिखाई दे रहा है। तीसरे नेता जिनकी बात करूंगा मैं, वो महाराष्ट्र के हैं। उनका नाम है अजित पवार। शरद पवार के भतीजे हैं। जब तक शरद पवार के साथ थे तब तक वो शरद पवार की रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जी रहे थे। उनका कद बहुत बड़ा नज़र आता था। वो 3-3, 4-4 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं थी उनको लेने की, लेकिन उनको लिया गया। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। अगर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप वाला कोई नेता है तो उसका नाम अजित पवार है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उनको गले लगा लिया, उनको देवेंद्र फडणवीस के बराबर का दर्जा दे दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अपने कद को क्या आंकते थे और क्या दिखाते थे। इस चुनाव में उनको अपनी हैसियत पता चल गई। 4 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीते। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मदद करने में नाकाम रहे। अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जीता पाए लोकसभा का बाराबंकी से, लेकिन जिद ये है कि संसद में भेजना है पत्नी को। पार्टी की नहीं सोच रहे। इतनी बड़ी हार के बाद भी, इतनी बड़ी शिकस्त के बाद वो पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी पत्नी के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने तय किया कि अपनी पत्नी को राज्यसभा में भेजेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अजित पवार की राजनीतिक सोच क्या है, उनकी उड़ान कितनी ऊंची है और कितनी नीची है, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। उनको ज़मीनी हकीकत का, ये माना जाता है कि संगठन के आदमी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनको सब पता रहता है। और ये भी कहा जाता था कि शरद पवार की पार्टी को तो वही चला रहे हैं बहुत सालों से। लेकिन साबित ये हुआ कि शरद पवार की पकड़ ज़मीन पर अभी भी अजित पवार से कई गुना ज़्यादा है। शरद पवार ने परफॉर्म करके दिखाया और अजित पवार को बताया कि चाचा चाचा ही होता है, भतीजा जो है वो चाचा की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। फिल्म का नाम था शक्ति। उसमें
दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन थे, पहली बार एक फिल्म में दोनों आए थे शायद, और अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बेटे बने थे। एक सीन में दिलीप कुमार कहते हैं कि एक बाप कई बेटे पैदा कर सकता है, लेकिन कई बेटे मिलकर एक बाप नहीं पैदा कर सकते। यही संदेश शरद पवार ने अजीत पवार को दिया है और अजीत पवार को उनकी असली राजनीतिक हैसियत बता दी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो उनको ढोना चाहती है, उनके बोझ को लाद कर चलना चाहती है और उनके बोझ के तले दबना चाहती है, या उनके बोझ से मुक्त होना चाहती है। अजीत पवार को लेकर अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी तो लोकसभा चुनाव से भी बुरी स्थिति हो सकती है उसकी। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि बीजेपी क्या करेगी। चौथे नेता जिनकी बात करना चाहता हूं, उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, के चंद्रशेखर राव की बात कर रहा हूं, जिनको केसीआर कहते हैं। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति, उनकी पार्टी का नाम था, उसका नाम जो है भारत राष्ट्र समिति कर दिया और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया। उनको लगा कि इससे वो राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। पहले उन्होंने एक चौथा फ्रंट बनाने की कोशिश की, तमाम नेताओं से, विपक्षी दलों के मिले, गैर भाजपा नेताओं से। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फ्रंट खोल लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में उनका सफाया हो गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और लोकसभा चुनाव में तो लगभग पूरी तरह ही साफ हो गए। 17 सीटें हैं तेलंगाना में लोकसभा की, 8 सीटें बीजेपी जीती है, 8 कांग्रेस जीती है और 1 असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं। केसीआर को 0 मिली है, 0 सीटें। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी का नेता अगर हकीकत भूल जाता है, वास्तविकता भूल जाता है, ज़मीन से कट जाता है, तो उसका क्या हश्र होता है, वो केसीआर के हश्र से आपको समझ में आ जाएगा। केसीआर ने जो कुछ किया है, जिस तरह से 5 साल मतलब दूसरे अपने कार्यकाल में सरकार चलाई है, उसी से स्पष्ट हो रहा था कि उनके जाने के दिन करीब आ गए। वो सत्ता के मद में मदांध हो गए थे। उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह करना छोड़ दिया। प्रोटोकॉल है कि देश का प्रधानमंत्री, कोई भी किसी पार्टी का हो, जब किसी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसको रिसीव करने के लिए आता है एयरपोर्ट पर। केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने से मना कर दिया। पहले वो 1-2 बार ऐसा किया उन्होंने कि हैदराबाद से बाहर चले गए, फिर हैदराबाद में रहे, फिर भी नहीं गए और उनको लगा कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, इससे उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से होने लगेगी और लोग उनका कद जो है बढ़ा हुआ देखेंगे कि ये मैं ही हूँ जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता हूँ। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ये जनता है, ये सब जानती है। जनता को पता था उनकी हकीकत क्या है और उसी के अनुसार उसने उनको वोट दिया। तो पहले विधानसभा का चुनाव हारे, सत्ता से बाहर हुए, अब लोकसभा से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। 18वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्र समिति का कोई भी सदस्य नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि ज़मीन से पांव नहीं हटाने चाहिए। जनता की नब्ज़ पर हमेशा हाथ होना चाहिए। जिन नेताओं ने ये गलती की, जनता की नब्ज़ से हाथ हटाया ये मानकर कि हमको सब कुछ मालूम है, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सर्वज्ञाता हैं, उसको जनता ने पटकनी दी। और इन जिन 4 नेताओं की आज मैंने बात की है, उनके साथ ही यही हुआ है। आगे भविष्य में भी बहुत से नेताओं के साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई इससे सबक लेकर अपने को सुधार ले तो उसके लिए मुश्किल कम हो जाएगी। अगर सुधरने को तैयार नहीं होते हैं, गलतफहमी में रहते हैं, तो फिर यही हश्र होगा जो इन 4 नेताओं का हुआ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।